Hello everybody, welcome back. I hope everybody is doing absolutely fine. I'm also very fine. All good. सब कुछ ठीक चल रहा है. And now today we are starting with chapter number 7, which is basically legal considerations for a startup. अब अपन ने देखा कि स्टार्टअप के बारे में काफी सारी चीजें अपन ने सीखी. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सीखा. इनिशियली अपन ने देखा कि स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, ठीक है. उसके बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आए. उसके बाद में अलग अलग तरीके के अपन ने क्या देखे, फंडिंग सोर्सेज देखे, ठीक है. कहाँ क्या फंडिंग होती है, जो लास्ट चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था. नाउ जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लीगल कंसिडरेशंस, काफी सारी लीगल चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, आपको किस तरीके का बिजनेस एंटिटी सेटअप करना चाहिए. जैसे कि अपन ने सीखा था, इफ यू वांट टू गेट बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप, अगर आपको स्टार्टअप्स के सारे बेनिफिट लेने हैं आपको स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के सारे बेनिफिट्स चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए, या तो आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए, या फिर आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए, या फिर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर आप एक 1% कंपनी होनी चाहिए. ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, और उसके बाद में एक चैप्टर आया था, वहां पे भी अपन ने ये देखा था कि आपको ये चार ऑप्शन ही अवेलेबल है अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको स्टार्टअप के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए. स्टार्टअप की जो स्कीम है, डीपीआईआईटी का जो स्कीम है, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आपको ये चार एंटिटी टाइप्स ही हो सकते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग को कौन सा एंटिटी टाइप चूज करना चाहिए. एज अ बिजनेस ओनर मेरे को सबसे बड़ा हर्डल यही आता है कि अगर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या मेरे को एक पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहिए. अगर मेरे पास 2-3 जने फाउंडर्स हैं हम लोग, तो हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं, वो ही रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, या फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी खोले, या फिर हम लोग एक 1% कंपनी खोले, या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोले. तो हर एक के एडवांटेजेस हैं, हर एक के डिसएडवांटेजेस भी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, कंप्लायंसेस का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है. हालांकि अगर आप कंपनी बनाते हो तो आपके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि आप अगर कंपनी के केस के अंदर आप क्या ले सकते हो, आपके पास में इक्विटी के थ्रू आप फंड्स रेज कर सकते हो, डिबेंचर्स इश्यू करके फंड रेज कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू फंड रेज कर सकते हो, आप कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करके फंड्स रेज कर सकते हो. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें बहुत सारा कंप्लायंस बर्डन रहता है. आपको 1-2 जनों को तो बिठा के रखना पड़ेगा सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए. एमसीए के इतने सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करते करते आपकी तो जान निकल जाएगी. तो वो एक डिसएडवांटेज है. लेकिन उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं फंड्स रेज करने के लिए. आप अपनी कंपनी का इक्विटी इश्यू करते जाओ, फंड्स रेज करते जाओ. सो दैट इज एन एडवांटेज. तो इसलिए ईच एंटिटी टाइप हैज सर्टेन एडवांटेजेस, ईच एंटिटी टाइप हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो. तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि एंटिटी क्या क्या एंटिटी टाइप्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर एज वेल एज इन फॉरेन कंट्रीज. इंडिया के अंदर, और अगर हम लोग फॉरेन में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉरेन में भी हम लोग किस तरीके के एंटिटी टाइप्स, किस तरीके की एंटिटीज अपन वहां पे खोल सकते हैं, ठीक है. देन हम अपन ने एक एंटिटी डिसाइड कर लिया कि हम लोग ये वाला खोलने वाले. उसके बाद में इक्विटी स्प्लिट. इस चैप्टर में थोड़ा सा मतलब नॉट की एक कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक हम लोग ट्राई करेंगे कि कोरिलेट कर पाए, लेकिन कुछ टॉपिक्स इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिक्स हैं यहाँ पे. तो अपन ने सबसे पहले देखा कि किस तरीके के एंटिटी टाइप्स है. सेकेंडली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इक्विटी स्प्लिट. कि इक्विटी स्प्लिट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड, entity types available in India, how to select the best suitable entity for your business, and then factors to consider while opting for an entity form. जब आप एक entity बनाने जा रहे हो तो क्या क्या factors you should consider. Then equity split, the basics of the split and signs of equity vesting. Equity split मतलब आप एक फाउंडर हो, आपके साथ में को फाउंडर्स रहेंगे, ठीक है, आपकी टीम के अंदर मेंबर्स आएंगे, तो आप क्या बेसिस के हिसाब से आप उनको इक्विटी के अंदर स्प्लिट दोगे, मतलब कितना आप उनको कितना परसेंटेज ऑफ योर कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी यू इशू टू देम. सो दैट कंसिडरेशन से यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि आपके बिजनेस के अंदर 3-4-5 जने को फाउंडर्स हैं, तो आप लोग कितना कितना परसेंटेज शेयर करना चाहोगे, कितना परसेंटेज आपको शेयर करना चाहिए ताकि किसी के साथ में भी अनफेयर ना हो. तो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ईसॉप प्लानिंग के बारे में. ईसॉप आप सबको मालूम रहेगा, आपने सी इंटर के अंदर भी आपने ईसॉप पे काम किया रहेगा. फाइनल लेवल पे भी आपको ईसॉप से रिलेटेड इंड AS 102 के आप शेयर बेस्ड पेमेंट्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि ईसॉप प्लानिंग क्या होता है, ईसॉप्स क्या होता है, ठीक है. तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग जब वहां पे जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे. इसके इंपॉर्टेंस क्या है ईसॉप के, और बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब क्या प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना चाहिए टू हैव अ गुड ईसॉप थिंग, ठीक है. देन को फाउंडर एग्रीमेंट. अभी देखो आप चारों चीजें अलग अलग आई. सबसे पहले एंटिटी टाइप, उसका इक्विटी स्प्लिट से कोई लेना देना नहीं है. देन ईसॉप प्लानिंग आ गया अगेन, सो दैट इज समवॉट रिलेटेड टू इक्विटी, बट मतलब इतना कोरिलेशन नहीं दोनों के बीच में. देन को फाउंडर एग्रीमेंट एक अलग ही टॉपिक आ गया कि को फाउंडर एग्रीमेंट क्या होता है. को फाउंडर एग्रीमेंट इज लाइक सेम थिंग, जैसे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करते हैं ना,
मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना रहेगा, मैं ना बिजनेस के अंदर इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरे पास में क्या रहेगा, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ कि एक्टिव पार्टनर हूँ कि कौन सा तरीके का पार्टनर हूँ, तो वो सब उसमें जो डिटेल्स दी हुई रहती है ना कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग इतना रहेगा, मेरा इंटरेस्ट शेयरिंग इतना रहेगा, तो मतलब वो जितने भी टर्म्स है विद रेस्पेक्ट टू कंपनीज, तो वो को फाउंडर एग्रीमेंट के थ्रू वो लोग एस्टेब्लिश करते हैं। उसके अंदर सारे लिखते हैं कि ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, आपका आपका कंपनी में इतना परसेंट इक्विटी है, आप कंपनी के अंदर ये डिसीजन ले सकते हो, आपके पास ये रूल्स है, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो ऑल दैट इज बेसिकली कवर्ड अंडर योर co-founder agreement. And लास्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगेन नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द अबाउट टॉपिक, एक इंडिविजुअल टॉपिक अलग से है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। आपने काफी जगह सुना होगा कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि तीनों अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड हम लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं पेटेंट्स को इंडिया के अंदर, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो ये बेसिकली आपका एक क्विक ओवरव्यू हो गया आपके चैप्टर का। नाउ लेट स्टार्ट विद द चैप्टर, ठीक है। नाउ चूजिंग एन आइडियल एंटिटी टाइप एंड ओवरव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपको आपने एक बिजनेस चालू करने के बारे में सोच लिया, अब आपको कौन सा एंटिटी फॉर्म करना चाहिए, क्या आपको एक प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहिए, या फिर आपको एक 1% बनाना चाहिए, या फिर आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर एक आप बना सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड इन इंडिया, या फिर आप एक सोल प्रोप्राइटर रहना चाहोगे, ठीक है। तो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास में काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। एज अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट, एज अ फाइनल लेवल स्टूडेंट, मतलब आप इंटरमीडिएट क्लियर करके फाइनल में आ गए, तो अभी आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग है ही बेसिकली। सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी होती है, देन पार्टनरशिप फर्म्स होती है, उसके अंदर भी दो तरीके की फर्म्स होती है, एक रजिस्टर्ड होती है, एक अनरजिस्टर्ड होती है, और उसमें एक एलएलपीज भी आती है। आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने पार्टनरशिप एक्ट के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो ऑल दैट ऑलरेडी यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको कुछ तो आइडिया है कि ये बेसिकली क्या क्या होते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे सारी दी गई है कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एंटिटी टाइप्स इन इंडिया क्या क्या है। सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद में पार्टनरशिप, उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, 1% कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो बेसिकली ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एंटिटी टाइप्स है इंडिया के अंदर जो कि आप देखोगे। सोल प्रोप्राइटर मतलब अगर कोई भी बंदा आपके घर का, आपका जो राशन वाला है, अगर वो बिजनेस लेके बैठा है तो ही इज सोल प्रोप्राइटर। अगर आप एक सीए फॉर्म चला रहे हो, यू आर सोल इंडिविजुअल देयर, और आपने अपने आपको एक सोल प्रोप्राइटर की तरह मतलब रिप्रेजेंट किया, तो यू आर अ सोल प्रोप्राइटर एंड यू आर अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसमें क्या होता है कि आपकी लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। लाइबिलिटी कितनी रहेगी, मेरी अनलिमिटेड रहेगी, और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो पूरा का पूरा मेरा ही रहेगा, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर्स। अगर मैं आई एम नॉट एबल टू आई एम सो सॉरी टुडे, अगर मैं अपना बिजनेस सही से नहीं चला रहा हूं, अगर मेरे ऊपर ज्यादा ड्यूज हो गए, डेट आ गया, तो मेरे पर्सनल असेट्स भी लायबल होंगे बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू सेटल दोस डेट्स, सेटल दोस ड्यूज जो भी है, उनको सेटल डाउन करने के लिए मेरे पर्सनल असेट्स को भी बेचा जा सकता है। तो दैट इज बेसिकली पॉइंट अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप व्हिच कंटेन्स अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जनरली आइदर जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, एलएलपी या फिर एक जनरल पार्टनरशिप होती है। जनरल के अंदर भी दो तरीके की, एक तो रजिस्टर्ड होती है, एक दूसरा होता है कि अनरजिस्टर्ड फर्म होती है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड, देयर इज नो मैंडेट फॉर यू टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप फर्म को आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव डीपीआईआईटी के साथ में स्टार्टअप का सर्टिफिकेट लेना है, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपनी पार्टनरशिप फर्म को। सो दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द जनरल पार्टनरशिप, जो अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि उसके अंदर दो तरीके के, एक रजिस्टर्ड हो सकती है, एक अनरजिस्टर्ड हो सकती है। इस केस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर आपकी लाइबिलिटी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी जनरल पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा ये गवर्न होती है, एंड इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिविजुअल शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं इसके अंदर। ये सब आपको बहुत मतलब मेरे को समझाना नहीं चाहिए, ये सब आपको मतलब आना चाहिए आराम से, बिकॉज यू आर एट सी फाइनल लेवल राइट नाउ, ठीक है।
ऑफर लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन टू पार्टनर्स व्हाइल रिटेनिंग द टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। तो मतलब इससे क्या होता है पार्टनर्स को हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी हो गया। पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी जहां पे आपकी लाइबिलिटी क्या होती है ठीक है। सो सॉरी वेयर वी वर ना, पार्टनरशिप के अंदर आप प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं और आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटिटी इन द इंडिया। आप जितने भी कंपनीज देखोगे शार्क टैंक इंडिया पे, जितनी भी पिक्चर्स आई है, ऑलमोस्ट 99.9999% वो सारी की सारी कंपनीज है। तो मतलब अगर कोई भी कॉर्पोरेशन बना रहे, क्योंकि जो शार्क टैंक पे आते हैं वो लोग इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए आते हैं, ठीक है। अपना मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था कि सीरीज ए फंडिंग का बेस्ट एग्जांपल है शार्क टैंक इंडिया, जहां पे हम लोग अपना इक्विटी देते हैं और अपने को फंड्स मिलते हैं। तो इक्विटी क्या आप पार्टनरशिप फर्म के थ्रू इक्विटी इश्यू कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट। एक इक्विटी शेयर आप सिर्फ एक कंपनी के केस में इश्यू कर सकते हो, एंड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड एंड ओनली अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो बेसिकली जितनी भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, मेजरली वो लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाए, क्योंकि उसमें फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013, फाउंडेशन लेवल का है ये, और वहां पे most common use preferred choices for startup in India. It is a separate legal entity with limited liability and maximum 200 shareholders हो सकते हो। आपने फाउंडेशन लेवल पे ये सब कुछ सीखा हुआ है। देन 1% कंपनी, जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा होता है जो पूरे बिजनेस को रन करता है, पूरे बिजनेस का वही डायरेक्टर होता है, वही फाउंडर होता है, एवरीथिंग इज डन बाय हिम ओनली, और वही अकेला बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज बेसिकली 1% कंपनी। इस केस में भी आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। देन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज है वो सारी की सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल पब्लिक इनटू द बिजनेस। वहां पे मतलब जनरल पब्लिक है जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के। सो बेसिकली ऑल द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। ऑलराइट, देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एज द नेम सजेस्ट, पार्टनरशिप है उसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट 2008 के द्वारा ये गवर्न होता है, और लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये लोग का जो कैटेगरी होता है ना, इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एमएसएमई का स्टेटस बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने देखा होगा, आपने सीएफ इंटर के ऑडिट के अंदर देखा होगा कि एक एमएसएमई का चैप्टर होगा जहाँ पे वहां पे डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट इतना है, नॉट सी इंटर ऑडिट, और भी कोई सब्जेक्ट में आई थी, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। सी इंटर के अंदर हम लोग को सीखते हैं कि एक अगर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आपको उतने तक के लिए हम लोग क्या मानेंगे? उतने तक के लिए हम लोग मानेंगे आपको क्या मानेंगे? आपको स्मॉल एंटरप्राइज मानेंगे, या फिर आपको हम आपको ना मीडियम एंटरप्राइज मानेंगे, या फिर माइक्रो एंटरप्राइज मानेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इट इज बेसिकली आपको क्लासिफाई किया जाता है कि आप माइक्रो हो, स्मॉल हो, या फिर मीडियम टाइप ऑफ एंटरप्राइज हो। इस केस के अंदर ये गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है सर्टिफिकेट एमएसएमई का। इसके कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट, मतलब जो भी आपका बायर है, आप जो कस्टमर है, उसको आपको पेमेंट करना पड़ता है, आपको भी अगले वाले जो आपका क्रेडिटर है उसको पेमेंट करना होता है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, टैक्स एग्जेम्पशन भी अवेलेबल रहती है एमएसएमई के केस के अंदर। ऑल दैट वी आर नॉट गोइंग इनटू, बिकॉज आपके मॉड्यूल के अंदर इतना सब कुछ दिया हुआ नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट वी हैव कवर्ड ओवर हियर, ठीक है। नाउ ये तो एंटिटी टाइप्स, कॉमन एंटिटी टाइप्स है, वो अपन ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखे। अब फॉरेन के अंदर अगर आपको अपनी सब्सिडीज खोलनी है तो आपके पास में क्या क्या एंटिटी टाइप्स अवेलेबल है? तो सबसे पहले तो आपके पास में एक सी कॉर्पोरेशन है, एक एस कॉर्पोरेशन है, और एक बी कॉर्पोरेशन यानी कि बेनिफिट कॉर्पोरेशन है। सी कॉर्प आपने कई जगह सुना होगा, एलएलसी करके आपने सुना होगा, या फिर आईएनसी करके आपने लास्ट में कई कंपनीज के लास्ट में सुना होगा। एप्पल आईएनसी करके सुना होगा, ठीक है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, एप्पल आईएनसी, गूगल आईएनसी करके आपने सुना होगा, और कई कई कंपनी उसके पीछे आपने एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन करके ये भी सुना होगा वर्ड, राइट। सो ऑल दैट, व्हाट इज दैट? सो दैट इज बेसिकली, अगर इंडिया से आउटसाइड कोई कंपनी, जैसे इंडिया के अंदर प्राइवेट लिमिटेड हम लोग लगाते हैं कंपनीज के पीछे, ठीक है, हम लोग खाली लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, तो ये पब्लिक कंपनी हो गई। मैं बोलता हूँ रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड, तो बेसिकली इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो जियो इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हालांकि अब उनका आईपीओ आ चुका है, वो भी एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है, बट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताया, जैसे कि अभी पेटीएम था, तो पेटीएम प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड होता था पहले, लेकिन आईपीओ आने के बाद वो पेटीएम लिमिटेड हो गया। तो बेसिकली जो पीछे का जो सरनेम होता है, जो पीछे का सफिक्स लगाते हैं ना, उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप ऑफ एंटिटी है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे इंडिया के अंदर एलएलपी होता है, आप देखोगे अगर आप कोई फर्म भी ज्वाइन कर रहे हो, सी फर्म, जहां पे आप आर्टिकलशिप के लिए जाने वाले हो, तो कई कई फर्म्स के पीछे एलएलपी लगा रहता है
कि XYZ LLP, ठीक है, तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। वैसे ही आउटसाइड इंडिया के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन और बी कॉर्पोरेशन। सबसे पहले तो सी कॉर्पोरेशन क्या होता है? सी, देखो सी और एस के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ही है। सी के अंदर क्या होता है कि सी इज बेसिकली ए काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी इन इंडिया। सी लिमिटेड में क्या होता है कि जो कंपनी रहती है ना, वो आउटसाइड इंडिया के शेयर, आउटसाइड द कंट्री, जैसे कि यूएस के अंदर आप एक कंपनी खोल रहे हो, सब्सिडरी खोल रहे हो, तो वहां पे अगर आपको उस कंपनी के अंदर फंडिंग रेज करनी है, कोई कंपनी बना रहे हो और वहां पे आपको फंडिंग रेज करनी है, तो आपको सी कॉर्पोरेशन ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि सी कॉर्पोरेशन के अंदर आप आउटसाइड आउटसाइड कंट्री से भी आप फंडिंग ले सकते हो। उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इट इज अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर सारे के सारे फीचर्स वो सी कॉर्पोरेशन में आप पाओगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इंडिया के अंदर सेपरेटली टैक्स होती है, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस अलग चलते हैं, यहाँ पे इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स रेट अलग चलता है। वैसे ही आउटसाइड इंडिया के अंदर भी कॉर्पोरेट टैक्स रेट अलग चलता है। तो सी कॉर्पोरेशन इज बेसिकली काइंड ऑफ कंपनी इन इंडिया, एक कंपनी की तरह समझ सकते हो, आउटसाइड इंडिया के अंदर वो होती है। इट इज एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। इसके अंदर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, देयर इज नो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू द शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ सी कॉर्पोरेशन। एंड दे ऑफर अ लिमिटेड लाइबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इंडिया के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, वैसे ही सी कॉर्पोरेशन का आउटसाइड इंडिया के अंदर, आउटसाइड इंडिया वो क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। एंड प्रोटेक्शन एंड कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू सेल ऑफ स्टॉक। ये लोग क्या करते हैं, स्टॉक को सेल करके, मतलब आउटसाइड कंट्री से भी हम लोग इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं वहां पे। जैसे कि अगर मेरे को कोई सिंगापुर का इन्वेस्टर है, वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे को सी कॉर्पोरेशन ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सी कॉर्पोरेशन के अंदर ही हम लोग आउटसाइड कंट्री से फंड्स रेज कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सी कॉर्पोरेशन। सेकंड, यहाँ पे शेयर होल्डर्स कितने भी हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू द शेयर होल्डर्स। थर्डली, जैसे कि इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, वैसे ही सी कॉर्पोरेशन के केस के अंदर भी वहां पे टैक्सेस लगते हैं, और जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर भी वापस टैक्सेस लगते हैं। जैसे कि इंडिया में पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हुआ करता था, आप लोग को अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो इस बात को भूल जाना। तो वहां पर डबल टैक्सेशन लगता है, पहले तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस दे, फिर बाद में जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे रही है, उसके ऊपर भी वापस उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ डबल टैक्सेशन लगता है इन केस ऑफ सी कॉर्पोरेशन। सो दैट इज द थर्ड मेन डिफरेंस इन केस ऑफ अ सी कॉर्पोरेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द एस कॉर्पोरेशन। एस कॉर्पोरेशन में क्या था, ये एक स्मॉल कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है, सिमिलर टू सी कॉर्पोरेशन, लेकिन यहाँ पे टैक्स रिलेटेड काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेशल टैक्स स्टेटस मिलता है आपको, डबल टैक्सेशन नहीं लगता। जैसे कि इंडिया के अंदर, जैसे नॉट इंडिया, जैसे कि एस कॉर्पोरेशन में कैसे होता है कि अगर आपने एक एस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया है, तो उसके जो भी प्रॉफिट्स है कंपनी के, वो आप अपने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखा सकते हो। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सी कॉर्पोरेशन एंड एस कॉर्पोरेशन। सेकंड डिफरेंस आता है कि एस कॉर्पोरेशन के केस के अंदर आप आउटसाइड इंडिया से, आउटसाइड कंट्री से आप फंड्स रेज नहीं कर सकते। अगर मैंने यूएस के अंदर ऋषभ आईएनसी करके एक कंपनी खोली है और वो एक एस कॉर्पोरेशन है, तो मैं वहां सिंगापुर वाले बंदे से फंड्स रेज नहीं कर सकता। दैट इज द सेकंड मेन डिफरेंस बिटवीन एस कॉर्पोरेशन एंड सी कॉर्पोरेशन। और थर्डली, शेयर होल्डर्स में एक लिमिट रहती है कि इससे ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। हालांकि ये सब आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू ऑल दैट। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। आपकी मॉड्यूल में सिर्फ टैक्सेशन के पर्पसेस से डिफरेंसेस दिए हुए हैं। ये जो शेयर होल्डर्स वाला और जो बाहर से फंडिंग लेने वाला, ये पॉइंट्स मैंने अपनी ओर से एड ऑन किया आपके लिए, ठीक है। Now, similar to C corporation, but have a special tax status that allows them to pass corporate income losses deduction credit through to their shareholders for federal tax purposes. जैसे इंडिया के अंदर इंडियन इनकम टैक्स है ना, वैसे ही आउटसाइड इंडिया यूएस के अंदर फेडरल टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो वहां पे मतलब जैसे मैंने बताया था कि पास थ्रू कर सकते हैं, अपन पास थ्रू कर सकते हैं टैक्सेस को, इनकम को पास थ्रू कर सकते हैं। मेरे जो भी इनकम है मेरे एस कॉर्पोरेशन के, उसको मैं शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर सकता हूँ, और शेयर होल्डर्स मेरी इनकम को उनके पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो शो कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिकली मेन डिफरेंस व्हिच इज गिवन इन योर आईसी मॉड्यूल बिटवीन एस कॉर्पोरेशन एंड सी कॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट इज बेनिफिट कॉर्पोरेशन? बेनिफिट कॉर्पोरेशन बेसिकली क्या होता है, फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती है। अब जैसे इंडिया के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि सोसाइटी की हेल्प करने के लिए काफी सारे काम करते हैं, ठीक है ना। और जस्ट गिव मी ऑलराइट। तो जैसे कि इंडिया के अंदर क्या होता है ना, इंडिया के अंदर बेसिकली काफी सारे कॉर्पोरेशंस हैं। इंडिया के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं कि सोशली हेल्प करते हैं, सोसाइटी को हेल्प करते हैं। वैसे ही आउटसाइड कंट्री के, आउटसाइड इंडिया के अंदर, आउटसाइड इंडिया मतलब क्या होता है कि बी कॉर्पोरेशंस होते हैं, बेनिफिट कॉर्पोरेशंस होते हैं, जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट होता है, लेकिन
वो लोग सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, दीज टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशंस आर फॉर प्रॉफिट कंपनीज, दीज आर नॉट फॉर नहीं, दीज आर फॉर प्रॉफिट कंपनीज दैट आर कमिटेड टू मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन टू द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की कोशिश करते हैं, एंड द एनवायरमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स व्हाइल परस्यूइंग प्रॉफिट्स। मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट लाते हैं सोसाइटी के अंदर, स्टेक होल्डर्स के लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आते हैं, लेकिन एक साथ में ये भी मोटिव रखते हैं कि हम लोग को पैसा भी कमाना है। दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ द डिसीजन ऑन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट द शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली ये बेसिकली बी कॉर्पोरेशन होते हैं। नाउ अपन ने समझा कि डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी टाइप्स क्या है इंडिया के अंदर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कि आप आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट एंटिटी टाइप होने वाला है। सबसे पहले तो फॉर्मेशन फॉर्मेलिटी, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्टली जब क्लास स्टार्ट हुई थी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मेशन फॉर्मेलिटीज रहती है। एमसीए के काफी सारे फॉर्मेशन करने के बाद में भी आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। आपको वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली कंप्लायंसेस रहते हैं। उनको करने के लिए आपको एक बस एक दो तीन जनों को डेडिकेटेडली बिठाना पड़ेगा ताकि वो सारे कंप्लायंस कर सके। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस के अंदर बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कैसे कंप्लायंस होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में क्या कंप्लायंसेस होते हैं, वो लोग अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन फॉर्मेलिटीज। मतलब जब आप कंपनी बनाने जाओगे, जब आप पार्टनरशिप बनाने जाओगे, जब आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए जाओगे, जब आप ओपीसी 1% कंपनी के लिए जाओगे, या फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाओगे, तो फॉर्मेशन फॉर्मेलिटीज क्या रहेगी। एक तो वो बेसिस है, आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कि मेरे को कौन से एंटिटी के लिए जाना चाहिए। सेकेंडली लाइबिलिटी अटैच टू एन एंटिटी फॉर्म। अपन ने देखा था कि लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। इन केस ऑफ प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो बेसिकली लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना चाहिए कि मेरे को कौन से एंटिटी टाइप के अंदर जाना चाहिए। एक्सपेंशन एस्पिरेशंस, क्या आप सोल प्रोप्राइटर होके एक्सपेंड कर सकते हो। आपने देखा कि कोई एक सोल प्रोप्राइटर है और उसने बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया, नहीं। अगर आपको एक्सपेंशन चाहिए ना, आपके बिजनेस को ग्रो करना है, बहुत ज्यादा बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जाना है आपको, मतलब ऐसे, तो आपको एक कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इक्विटी इश्यू करके फंड्स रेज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा अवेलेबल रहती है। तो बेसिकली एक्सपेंशन की, अगर आपको एक्सपेंड, आपका टारगेट है कि भाई मेरे को तो ना वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी बनना है, तो फिर आपको कंपनी के फॉर्म में जाना पड़ेगा। अगर आपका एस्पिरेशन है कि भाई मेरे को तो मेरे जिस स्टेट के अंदर, जिस विलेज के अंदर, या फिर जिस टाउन के अंदर, जिस सिटी के अंदर मैं हूं, मेरे को बस वहीं पे अपने बिजनेस को करना है, तो फिर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, आप एक क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली आपके एक्सपेंशन की, आपके अंदर जो इंस्पिरेशन है, वो भी ऑल्सो मैटर करती है कि आपको कौन सा एंटिटी टाइप चूज करना चाहिए। देन टैक्सेशन ऑफ एन एंटिटी। टैक्सेशन मतलब कौन सी एंटिटी का कितना टैक्सेशन रहेगा, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज टैक्सेशन, टैक्स रेट ज्यादा होती है, बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स टैक्सेशन की रेट्स कंपैरेटिवली कम होती है। तो वो भी आपको क्या करना है कि कंसिडर करना है। सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, अब सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे बढ़ सकते हो आगे, तो वो भी एक रहता है। और क्लोजर एंड एग्जिट, अब आपको एक लेवल आ जाए, एक अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्लोजर के रिलेटेड क्या फॉर्मेलिटीज रहेगी, आपके पास क्या एग्जिट ऑप्शंस रहेंगे। एग्जिट ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू in case of प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, आपके पास आईपीओ के ऑप्शंस रहते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड आपके पास में मर्जर एक्विजिशन के ऑप्शंस रहते हैं, जो कि अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो बेसिकली आपके पास क्लोजर एंड एग्जिट के लिए भी क्या क्या ऑप्शंस है, वो भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू हैव select the right entity type for yourself, for your business। तो सबसे पहले फॉर्मेशन फॉर्मेलिटीज। सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आप देखोगे ना, ये ग्रीन वर्ड में जो हाईलाइट किया है वो बेसिकली एंटिटी टाइप है, और उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज है वो मैंने क्या की रेड कलर के अंदर आपके लिए हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, फटाफट से आप देख सको। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर नेसेसरी लाइसेंस और परमिट्स आर नेसेसरी फॉर यू टू ऑब्टेन। जैसे कि अगर आप कोई फूड का बिजनेस चालू कर रहे हो, तो आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको पैन चाहिए होगा, आपको ना आपका क्या चाहिए होगा, एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, आपको ट्रेडमार्क, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको ट्रेडमार्क भी चाहिए होगा। तो बेसिकली आपको जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन है खाली उतना ही लेना है, उसके अलावा आपको कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इनके पार्टनरशिप के अंदर आपको इन सब के अलावा एक और क्या जरूरत पड़ेगी, आपको रिटन अग्रीमेंट चाहिए होगा बिटवीन द पार्टनर्स कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग कितना रहेगा, हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, हम लोग कितना सैलरीज ड्रॉ करेंगे। तो ऑल दैट इज आल्सो दैट इज एन एड ऑन। अगर आप पार्टनरशिप के लिए जाते हो तो आपको एक और अग्रीमेंट एक्स्ट्रा आपको एंटर करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली योर रिटन अग्रीमेंट, आपको पार्टनरशिप अग्रीमेंट आपको एंटर करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, एलएलसीज या फिर कॉर्पोरेशन और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे कंप्लायंसेस रहते हैं। आप एक कंपनी
फॉर्मेशन के बारे में बात सोचोगे ना, आपको दिमाग खराब हो जाएगा। इतने सारे फॉर्मेलिटीज रहती है, इतने सारे मतलब आपको वो करने पड़ते हैं, लॉस को अप्लाई करना पड़ता है। मेरे को ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, उसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इतना होता है, इतना फंड चाहिए, इतना आपको पीडअप शेयर कैपिटल चाहिए, इतने डायरेक्टर चाहिए, इतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो चाहिए। तो मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेलिटीज एंड अलॉन्ग विथ दैट आपका जो पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, दैट इज बेसिकली सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन में, और प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के केस के अंदर। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इनकम टैक्स के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। और टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस लेना तो आपको इनकम टैक्स पर अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अलग अलग एंटिटीज का अलग अलग फॉर्मेशन से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो दैट यू शुड कंसिडर, ठीक है। अब इस बेसिस के ऊपर अभी आप जो पॉइंट दिए ना, इस बेसिस पे आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा एंटिटी टाइप चूज करना चाहिए, ठीक है। देन लायबिलिटी अटैच टू एन एंटिटी फॉर्म। अब खाली एक पॉइंट के ऊपर मत जाओ कि यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत ज्यादा फॉर्मेशन का इश्यूज रहता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उसके फायदे भी तो देखो आप, कितने सारे फायदे। एक नुकसान है तो उसके फायदे भी बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ऑल फैक्टर्स यू शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग, व्हेन ऑप्टिंग फॉर अ राइट एंटिटी टाइप फॉर योर बिजनेस, ठीक है। लायबिलिटी अटैच टू एन एंटिटी फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप अपन ने सीखा था कि पर्सनली लायबल होते हैं, आपकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में भी आप पर्सनली लायबल होते हो, आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपका जो पर्सनल एसेट्स है जो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, मतलब आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो वो भी आप कंसिडर करो। कॉर्पोरेशंस में बेसिकली सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन या फिर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनीज जो होती है उनके अंदर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। तो लायबिलिटी इज ऑल्सो वेरी बिग पॉइंट फॉर यू टू कंसिडर द राइट एंटिटी टाइप फॉर योर बिजनेस। देन एक्सपेंशन एस्पिरेशंस, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में जाओगे, क्योंकि वहां पे फंडिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर कर सकते हो, ठीक है। वहां पे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होता है, देयर इज नो लाइक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। आप कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, ठीक है। मतलब 200 शेयर होल्डर्स का लिमिट रहता है वो एक अलग चीज है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आप जा सकते हो, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हो जाती है। तो आपका एक्सपेंशन का एस्पिरेशंस क्या है, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट्स आप बस एक बार पढ़ लोगे ना खुद से, तो वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं है यार। फेस लिमिटेशंस व्हेन इट कम्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि लिमिटेशंस आती है, वो जब एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कल को क्या पता बिजनेस नहीं चला, कल को डेट ज्यादा आ गया तो आपके घर बार बिक जाएंगे यार, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। लेकिन अगर आप इसके साथ में जाते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ में, तो वहां पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। कल को कुछ भी अनबन हुई तो आपके जो बिजनेस के एसेट्स लायबिलिटीज है वो ही जाएंगे, आपके पर्सनल एसेट लायबिलिटीज को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो दैट इज हाउ आपको सोचना पड़ेगा। टैक्सेशन कैसे होता है, जो इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेशन होते हैं, टैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, उनका टैक्सेशन के लिए अलग रेट रहता है, फॉरेन कंपनीज के लिए अलग टैक्स रेट रहता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के लिए, इंडिविजुअल अचीव इनके लिए अलग टैक्स रेट रहता है, सबके लिए अलग अलग टैक्स रेट्स होता है। सो दैट इज बेसिकली आपको टैक्सेशन के पर्पज से भी सोचना चाहिए। हालांकि ये टैक्सेशन का पॉइंट इतना मैटर नहीं करता है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इनिशियल स्टेज के अंदर आपको ये सब कंसिडर करना पड़ेगा व्हेन यू आर फॉर्मिंग एन एंटिटी, ठीक है। तो LLCs in India are treated as a pass-through entities for tax purposes, meaning profits and losses are passed on to the members who report onto their personal income tax returns. It avoids double taxation for corporate profit. Then companies, particularly private limited companies, benefit from lower corporate tax rates in India. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज, ठीक है। टैक्स डिडक्शंस मिलता है आपको, इंसेंटिव मिल जाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि मे नॉट बी ए फेवरेबल फॉर टैक्स प्लानिंग इन इंडिया। अब आपको टैक्स प्लानिंग भी करना पड़ता है। जैसे जैसे आप आर्टिकलशिप के अंदर टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करोगे ना, तो आपको खुद से आइडिया आएगा कि एक्चुअली टैक्सेशन कितना बड़ा मैटर करता है, ठीक है। नाउ सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स। अब आपको क्या होता है कि जैसे आपको मालूम रहेगा, आपने सीए इंटर जीएसटी के अंदर पढ़ा होगा कि हालांकि अब तो शायद अमेंडमेंट आ गया है, बट पहले क्या होता था कि अगर आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट खोलना तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, करेक्ट ना। तो वो भी एक मतलब अगर आपको ई कॉमर्स के लिए जाना तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो, आप ठीक है सोल प्रोप्राइटर होकर भी कर सकते हो, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आपका टर्नओवर इतना अच्छा नहीं है, आपका बिजनेस, आपको एस्पिरेशन बड़ा नहीं है, तो फिर आप क्यों कोई दूसरा टाइप ऑफ एंटिटी के पास में जाओगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि इट कैन इजीली अकोमोडेट डिजिटल ऑपरेशंस एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। प्रोवाइड लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन फॉर द ओनर्स सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के थ्रू। सपोज कीजिए आपने कोई रील वायरल करी, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू वो रील चली जाती है एंड उसके अंदर अनइंटेंशनली कुछ ऐसा हो जाता है कि दैट हैव अ पर्सनल लायबिलिटी बेरिंग ऑन टू यू, कि उससे एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है आपको, क्योंकि आपने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा दिया दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द पीपल। तो सोशल उस केस के अंदर आपका जो लायबिलिटी है
अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपका लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा, आपके बिजनेस से तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो आपका यू मे बी पर्सनली लायबल आल्सो। तो वो भी एक कंसिडरेशन होते हैं इन केस ऑफ सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। देन क्लोजर एंड एग्जिट के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि क्लोजर क्या होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनका जैसे फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है वैसे क्लोजर भी डिफिकल्ट होता है। आपने सीए फाइनल लॉ में पढ़ा होगा, एसपीओएम लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि ना, आईबीसी इंडिया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर आपने पढ़ा होगा कि उनका मतलब पूरा का पूरा कैसे प्रोसीजर रहता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बिठाना पड़ता है, मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स वहां पे दिए हुए। तो फॉर्मेशन डिफिकल्ट है तो क्लोजर भी डिफिकल्ट होता है इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। और उनका एग्जिट के लिए ऑप्शंस क्या रहते हैं, आईपीओ रहता है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। देन मर्जर एक्विजिशन कर सकते हो, आप बायबैक कर सकते हो, सेल कर सकते हो अपने शेयर्स को दूसरे बंदे को, मतलब एक किसी को सेल कर रहा है शेयर्स को। सो ऑल दैट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लोजर एंड एग्जिट के लिए। ठीक है, तो देख सकते हो, आप खुद से पढ़ लोगे एक बार। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, पर्सनली लायबल फॉर बिजनेस डेट्स होता है। मैं एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन रीचिंग कॉन्शियस अमंग पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हो तो वहां पे डिफिकल्टी आ सकती है आपको, पार्टनर्स में नॉट बी अग्रीइंग विद दैट कि भाई मेरे को इतना ही क्यों मिल रहा है, उतना क्यों मिल रहा है, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं उसके अंदर। ऑलराइट, या now let us move on to the third point, which talks about registration process for the startup. Not much relevant from exam perspective, but for your understanding कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, एक बार आप देख लेना इसको कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में भी आपके मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है कि प्रोसेस कैसे होता है रजिस्ट्रेशन का। बस जस्ट एक बार पढ़ लेना एंड यू विल बी डन। देयर इज नथिंग मच दैट आई शुड एक्सप्लेन, बिकॉज ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि आपको एक्चुअल में देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बस एक बार पढ़ लेना तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि कैसे होता है। ठीक है, नाउ गुड टू हैव रजिस्ट्रेशन फॉर स्टार्टअप। अब आपने बिजनेस तो बना लिया, आपने चूज कर लिया कि भाई मेरे लिए ये एंटिटी टाइप की बेस्ट है, लेकिन गुड टू हैव रजिस्ट्रेशन फॉर स्टार्टअप। लेकिन अगर आपने बना लिया तो फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन तो आपको लेने ही लेने चाहिए, ताकि क्या होता है कि आपका बिजनेस में कहीं पे भी इश्यूज नहीं आता। सबसे पहले तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज का, तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हालांकि इनके बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट जहां पे पॉइंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा जहां पे जरूरत होगी। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास में मैंडेटरी जरूरत होगा। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अगर आप एक बेसिकली क्या कर रहे हो, एक विद इन अगर जो आईसी मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब की हुई है, अगर आपके प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट वगैरह और वो सब उतना विद इन द लिमिट्स है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं आपको, टैक्स रिबेट्स मिलता है। ठीक है, एमएसएमई के अंदर आपको सब्सिडीज मिलती है, ग्रांट्स भी मिल जाते हैं कभी कभार। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए असिस्टेंस मिलता है आपको। सो अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई ब्रांड नेम है, लोगो है, या फिर एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका एक ब्रांड नेम लिख के रखा है, जैसे लेविस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका आर लगा हुआ है यहाँ पे, दैट इज मींस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आर मींस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यहाँ पे टीएम लिखा रहता है कहीं पे, तो मतलब द ट्रेडमार्क इज बेसिकली इन द प्रोग्रेस। ठीक है, तो ट्रेडमार्क ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, दैट वुड प्रोटेक्ट योर ब्रांड फ्रॉम मिसयूज। क्या क्या पता कल का आप बिजनेस, आपका आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विसेज है, आपका जो ब्रांड नेम है, आपका जो लोगो है, वो बहुत बड़ा फेमस हो गया, तो क्या कर सकते हैं लोग, उसका मिसयूज कर सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पसेस ऑफ आप अपने मतलब खुद के बिजनेस को बेनिफिट देने के लिए। तो आप एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लो, जिससे कि आपका बिजनेस एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विसेज, आपका लोगो, आपका ब्रांड नेम प्रोटेक्टेड रहेगा और लोग उसका मिसयूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, पैन और टैन का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड तो आपको लेना ही पड़ेगा। पैन और टैन का रजिस्ट्रेशन, तो पैन कार्ड और टैक्स आइडेंटिफी टैक्स पैन और टैन पैन और टैन का रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना पड़ेगा। टैन किस पर्पस के लिए, टीडीएस के पर्पसेस के लिए आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स डिडक्शन नंबर, मतलब पैन परमानेंट अकाउंट नंबर एंड टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, विच इज बेसिकली टैन नंबर बोलते हैं उसको। रजिस्ट्रेशन आर एसेंशियल फॉर स्टार्टअप टू कंप्लाई विद इनकम टैक्स रेगुलेशंस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको पैन और टैन का रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा। आप बैंक के पास में भी जाओगे ना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आपसे पैन कार्ड मांगेगा आपके बिजनेस का। ठीक है, सो टैन जब आप टीडीएस फाइल्स करोगे तो आपको टैन का रिक्वायरमेंट होगा वहां पे, तो ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन, फूड इंडस्ट्री में हो अगर आप, ठीक है, फूड बिजनेस एक्टिविटीज आप कंडक्ट कर रहे हो, ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, तो आपको एक एफएसएसएआई का, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन आपको मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा। आप देखोगे ना जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उसके पीछे एफएसएसएआई का लोगो लगा रहता है, वहां पे लोगो लगा रहता है, वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। तो बेसिकली हर फूड प्रोडक्ट के लिए वो जरूरी होता ही है। अगर आप फूड के यूनिट में जा रहे हो तो आपको ये रजिस्ट्रेशन तो आपको मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा। देन प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, अब क्या होता है कि हर स्टेट के अंदर
प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ना, पीटी करके बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल टैक्स। जब आप आर्टिकलशिप में भी रियल लाइफ में काम करोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पीटी क्या होता है। प्रोफेशनल टैक्स होता है जो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, और वो सब एम्प्लॉय को जो रिटायरमेंट के टाइम में पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन हर स्टेट के अंदर अलग अलग लिमिट्स है। हर स्टेट के अंदर क्या होता है कि अलग अलग क्राइटेरियाज है, ऑन द बेसिस ऑफ विच आपका प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय विच इज बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो मतलब जो भी सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर रहा है उसके अंदर से सर्टेन अमाउंट ऑफ पीटी प्रोफेशनल टैक्स कट के वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अंदर जाके जमा होता है, विच एम्प्लॉयर गेट्स एट द टाइम ऑफ हिज रिटायर एम्प्लॉय गेट्स एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। सो पीटी का रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द बिजनेसेस। देन ईएसआई एंड ईपीएफ। ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई का एक और एक प्रोफेशनल प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड पीटी, दीज आर with respect to the employee benefit expenses, employee से related जो भी benefit होता है। तो ईपीएफ पीएफ के अंदर और ईएसआई के अंदर जितना अमाउंट आप एम्प्लॉय से डिडक्ट करते हो, मतलब वहां पे कुछ कंडीशंस दी हुई रहती है, जैसे 3.5 और 1.5% करके, 3.15 और 3.25 और 1.75% का टैक्स कटता है। तो मतलब अलग अलग रेट्स होती है, जो आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते जाओगे ना, तो वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा कि कितना हमको पीएफ काटना है एम्प्लॉय की सैलरी में से, कितना हमको ईएसआई काटना है एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर से। सो ऑलरेडी ये एक्चुअली आपके बिजनेस को कंप्लायंस प्रूफ बनाने के लिए मतलब काम में आते हैं। अगर आप इन साथ कंप्लाई नहीं करते हो ना, तो आपको पेनल्टीज भी बेयर करनी पड़ती है। जैसे कि ईएसआई के अंदर, ईएसआई कब मैंडेटरी होता है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, तो उस केस में आपको ईएसआई एप्लीकेबल होता है। प्रोविडेंट फंड नॉट देयर, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है आपके। अगर 25,000 से ज्यादा अगर आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो एक महीने में, ठीक है, तो आपको उसका पीएफ काटना जरूरी होता है। सो इसके लिए काफी सारे मतलब ना क्राइटेरिया रहते हैं, काफी सारे लॉज रेगुलेशंस हैं जिनको आपको कंप्लाई करना पड़ता है। तो बेसिकली इन सब रजिस्ट्रेशन अगर आप लेते हो, स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन ले सकते हो बाय अप्लाइंग विद डीपीआईआईटी। अगर आप एक स्टार्टअप के क्राइटेरिया को करते हो तो आप डीपीआईआईटी का ले सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है, आपको और भी गवर्नमेंट स्कीम्स बेनिफिट जो अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं उन सबका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो बेसिकली ये सारे रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी आपके पास होनी ही होनी चाहिए अगर आप तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, आपको भी कल को पूछे ना कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, तो ये पूरा का पूरा लिस्ट उसको चिपका देना कि भाई ये रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना ही है। एंड उसके अलावा और भी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस नीड्स। अगर आप एक कंपनी हो तो आपको सिन लेना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, सिन होगा, वहां पे आपको डिन लेना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, तो वो अलग अलग डिपेंड। ये तो बेसिकली एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट, एक बेसिक लिस्ट है। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द एंटिटी टाइप आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, वो ध्यान में रखिएगा। Now startup equity split among co-founders and equity vesting. Equity split among the co-founders. Co-founders के बीच में इक्विटी का स्प्लिट कैसे होना चाहिए? शार्क टैंक में आप बोलोगे ना, आप देखोगे ना, तो कई फाउंडर्स बोलते हैं कि ना हम लोग तीन जने हैं, मेरा 25% का स्टेक है, इसका 50% का स्टेक है, और जो थर्ड वाला उसका 25% का स्टेक है। तो बेसिकली क्या बेसिस पे वो लोग डिवाइड करते हैं कि मेरा 25 है, उसका 50 है, और थर्ड वाले का 25 ही है, तो क्या बेसिस पे ये लोग डिवाइड होता है? या फिर वो बोलते हैं कि हम लोग का इक्वली स्टेक है, तो क्या बेसिस पे वो लोग ना इक्विटी को स्प्लिट करते हैं अपनी एक दूसरे के बीच के अंदर? तो बेसिकली वो लोग अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं कि क्या बेसिस पे आप लोग भी इक्विटी को स्प्लिट करोगे अगर आप एक बिजनेस लेके आ रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इट डिटरमाइंस ईच को फाउंडर स्टेक इन द कंपनी। इक्विटी स्प्लिट से मालूम पड़ता है कि हर को फाउंडर का स्टेक कितना है बिजनेस के अंदर, एंड उसके गवर्न द राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिवार्ड। उसके राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिवार्ड्स क्या है, ये सब भी अपने को क्या मालूम पड़ता है, अपने इक्विटी स्प्लिट के थ्रू अपन मालूम कर सकते हैं कि आपका राइट कितना है बिजनेस के अंदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, आपका इक्विटी शेयरिंग कितना है, आप कितने परसेंट शेयर होल्डर हो बिजनेस के अंदर। तो ऑल दैट इज नेसेसरी, ऑल दैट इज वेरी वेरी असेंशियल। तो मतलब इस इक्विटी स्प्लिट के थ्रू अपन को ये सब मालूम पड़ सकता है। देन टू एग्जीक्यूट अ फेयर एंड इफेक्टिव इक्विटी स्प्लिट, अगर आपको भी को फाउंडर के बीच में फेयर और इफेक्टिव इक्विटी स्प्लिट करना है, तो फाउंडर को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, असेस द कंट्रीब्यूशन असेस करो, अगले बंदे का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके बिजनेस के अंदर। सपोज कीजिए हम लोग कोई 3 जने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना टाइम दे रहा है, उसका एक्सपर्टीज कितना है, क्या वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर वो एक सीए है, या फिर एक वो लॉयर है, या फिर वो क्या है, तो अपना टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसका एक्सपर्टीज कौन से फील्ड के अंदर है, उसका स्किल्स क्या है, वो कितना पैसा बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही इज गेटिंग इनटू द बिजनेस। ठीक है, वो फैक्टर्स जैसे कि उसका ये तो बेसिकली कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए।
उसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, जैसे कि आइडिया किसका था, मेन आइडिया किसका, अगर मेरा मेन आइडिया है ना तो मैं थोड़ा ज्यादा स्टिक रखूंगा अपने पास में, क्योंकि आइडिया में लेके आया, मेरा प्रोटोटाइप वगैरह सब में बनाया, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करने वाला हूँ, तो थोड़ा तो मेरे को तो ज्यादा स्टेक मिलना चाहिए ना। तो इसी बेसिस पे आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो कि किसका कितना परसेंट स्टेक रहेगा बिजनेस के अंदर। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। असेस द कंट्रीब्यूशन, देन वैल्यू प्रपोजिशन। हर बंदा अपने हर बंदा बिजनेस के अंदर क्या यूनिक लेके आ रहा है, क्या कोई एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, या फिर कोई टेक्निकल स्किल्स है, या फिर कोई इंडस्ट्री के अंदर कनेक्शंस है, जैसे कनेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इन्वेस्टर्स के साथ कोई कनेक्शन है कि भाई इन्वेस्टर डायरेक्टली अपने बिजनेस के अंदर पैसा डाल सकते हैं, या फिर कोई कस्टमर्स लेके आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई पार्टनर्स लेके आ रहा है अपने बिजनेस के अंदर, तो वो कनेक्शंस कैसे लेके आ रहा है, किसके अंदर ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज है, किसके अंदर बिजनेस एक्यूमेंट है, बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज किसके पास ज्यादा है। तो ऑल दैट इज आल्सो वेरी वेरी useful when you are deciding the equity split among the co-founders. Then negotiation and discussion, नेगोशिएट करना, नेगोशिएट विद रिस्पेक्ट टू रिस्क टॉलरेंस। अब क्या होता है कि जिसका जितना ज्यादा स्टेक रहता है ना उसका रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहता है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर 33% मेरा, लेट्स से 50% का स्टेक और मेरे दो को फाउंडर्स का स्टेक 25% का है, तो मैंने इनिशियली इतना कॉन्ट्रीब्यूशन डाला, इतना मैंने फंड्स डाले बिजनेस के अंदर। जैसे कि आपको मालूम कि आईबीसी के अंदर इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं ना उनको सबसे कम क्या मिलता है, सबसे लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है। तो बेसिकली लेट्स से आपके पास 100 रुपीज बचते हैं लास्ट में, तो तो आपको मतलब रिस्क भी ज्यादा, अगले से आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए तो सिर्फ आपको अगर लास्ट में 100 रुपीज बचे ना तो सिर्फ आपको 100 का 50% मतलब सिर्फ आपको 50 रुपए मिलने वाला है। आपका लॉस कितना हो गया, 950 का हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस लिमिट, आपका रिस्क का भी इसके अंदर ज्यादा रहता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन आप क्या करने वाले हो कंपनी के अंदर, आप क्या और फंड्स लेके आ सकते हो कंपनी के अंदर, क्या आप और भी किसी तरीके का क्या बोल सकते हैं, कोई फंड्स लेके आ रहे हो, कोई इन्वेस्टर्स लेके आओगे फ्यूचर के अंदर, कोई कस्टमर्स लेके आओगे फ्यूचर के अंदर, तो ऑल दैट इज आल्सो कंसीडर्ड व्हेन यू आर डिसाइडिंग द इक्विटी स्प्लिट अमंग द को-फाउंडर्स। यूटिलाइज इक्विटी स्प्लिटिंग टूल्स। अब इसमें स्लाइसिंग पाई टेक्निक होता है व्हिच डायनामिकली एडजस्ट इक्विटी एलोकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ओवर द टाइम। तो स्लाइसिंग पाई टेक्निक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इक्विटी स्प्लिट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशंस दैट ईच वन ऑफ द को-फाउंडर हैज मेड इनटू द बिजनेस। ठीक है, फॉर्मलाइज अग्रीमेंट। अब ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, एक अग्रीमेंट फॉर्मलाइज करना है। भाई एक्स का इतना परसेंट स्टेक रहेगा, वाई का इतना रहेगा, जेड का इतना परसेंट स्टेक रहेगा। एक्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जेड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आप ऐड करो उसके अंदर क्लॉजेस कि भाई अब अगर मैंने एक्स को ज्यादा इक्विटी दिया तो उसके क्या बेसिस पे उसको दिया, मतलब अगर आप कोई नया कस्टमर लेके आ रहे हो, कोई इन्वेस्टर लेके आने वाले हो, तो ऑल दैट इज टू बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट कल को जाके किसी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो बेसिकली फॉर्मलाइज द इक्विटी स्प्लिट थ्रू लीगल एग्रीमेंट सच एज फाउंडर्स एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट या फिर ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। क्लियरली डॉक्यूमेंट करना है क्या, ओनरशिप परसेंटेज कि कौन कितना ओन करता है, राइट्स किसके कितने हैं, वेस्टिंग शेड्यूल्स मतलब कितने शेड्यूल के बाद में किसको कितना इक्विटी मिलने वाला है। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए बिजनेस के अंदर तो उसको रिजॉल्व कैसे करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ऑल दैट इज टू बी डॉक्यूमेंटेड इन अ वेल फॉर्मलाइज्ड एग्रीमेंट, राइट। So this is a structured process by which you can have an effective and fair equity split among the co-founders. So basically एक MCQ आ सकता है कि to execute a fair and effective equity split, what are the structured, which of the following is not a part of the process। तो आपको ये तीन एग्जाम्पल, तीन पॉइंट्स दिए रहेंगे इनमें से, और एक कोई डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएगा, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आपको राइट ऑप्शन को टिक करके आना है, एक दो बार पढ़ना, देन दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टअप इक्विटी स्प्लिट। इक्विटी स्प्लिट करने के क्या फायदे हैं, सबसे पहले तो इंसेंटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जिसने जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया उसको उतना इंसेंटिव मिलता है। ठीक है ना, अगर मैं बहुत सारा पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसके साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, बिजनेस में टाइम भी दे रहा हूँ, अपना एक्सपर्टीज भी दे रहा हूँ, तो मेरे को उसके हिसाब से इंसेंटिव भी तो मिलना चाहिए। तो इंसेंटिवाइज करने के लिए क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप, कहने के लिए कि भाई मैं अकाउंटेबल हूं मेरे बिजनेस के लिए, मैं अपने बिजनेस का खुद ओनर हूं, तो उसके लिए अगर मेरे पास 50% इक्विटी है तो मैं बोलूंगा कि भाई आधा से ज्यादा बिजनेस मैं ओन करता हूं, क्योंकि मैंने अपना एक्सपर्टीज दिया, अपना टाइम दिया, अपने फंड्स इन्वेस्ट किए। तो बेसिकली एक इंसेंटिव मिलता है मेरे को कि इतना सब कुछ देने के लिए मेरे को भी कुछ ना कुछ वापस रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, रिटेंशन, ईसॉप्स देते हैं हम लोग, एम्प्लॉय को ईसॉप देते हैं ना, कोई अच्छा टैलेंट अपन ने एक्वायर किया है तो अपन उसको देते हैं कि भाई अगर तू हमारे बिजनेस के अंदर रहा 5 साल के लिए तो हम लोग अपनी कंपनी का 5% तेरे को डाइल्यूट करेंगे, 5% तेरे को देंगे हम लोग। तो बेसिकली रिटेंशन, कंपनी एम्प्लॉय भी सोचता है कि यार चलो अपने को सैलरी तो अच्छा मिल ही रहा है, उसके साथ साथ में 5 साल के बाद में अब कंपनी के अपन लोग 5% ओनर भी बन जाएंगे, तो बेसिकली वो रिटेन करते हैं अच्छे टैलेंट को। तो बेसिकली
reduces the likelihood of the founder turnover and foster continuity in leadership। तो मतलब रिटेंशन ऑफ फाउंडर्स, तो ये वाला जो पॉइंट था ये फाउंडर से रिलेटेड था। अब जो मैंने जो एग्जांपल दिया था एम्प्लॉय का, वो वाला टैलेंट अट्रैक्शन की यहाँ पे काम आ सकता है कि अच्छा पैकेज देते हैं, फिर बोलेंगे कि 5 साल के बाद में आपको 5% इक्विटी भी देंगे हम लोग। तो टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं कि अच्छा बिजनेस कोई टैलेंटेड बंदा है तो वो आएगा कि यार चलो अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, आपने कोई ओनरशिप भी मिल रही है, तो लेट्स ज्वाइन दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप। वो भी होता है और इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब वो क्या होता है ना, स्टार्टअप में इक्विटी स्प्लिट किया है, तो इक्विटी स्प्लिट आप एक अच्छे तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट होकर रखा है, तो इन्वेस्टर में भी कॉन्फिडेंस आता है कि तीनों के बीच में किसी भी तरह का क्या बोलते हैं डिस्प्यूट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप। तो वो लोग भी सोचते हैं कि चलो अच्छा ये बोल रहा है कि मेरे अंदर कि एक्स के पास में 50% स्टेक है, वाई के पास 25 है और जेड के पास 25% है। तो बेसिकली ये तीन बंदे हैं जो कि बिजनेस के अंदर ओनर्स है, देयर इज नो फोर्थ पर्सन विद इन द बिजनेस। और सेकंड चीज ये इनमें कॉन्फिडेंस आता है कि इन तीनों ने एक राउंड द टेबल बैठ करके डिस्कशन किया पूरा का पूरा कि हम लोग इतना इतना रखेंगे बिजनेस के अंदर। तो वो भी एक उनको रहता है कि अगर अपन लोग अगर इन्वेस्टर भी बिजनेस में पैसा डाल रहा है तो उनका पैसा भी सेफ है, उनको भी एक सर्टेन परसेंटेज इक्विटी मिल जाएगा और उसमें कोई भी डाउट नहीं होने वाला। तो ये इन्वेस्टर में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। नाउ थिंग्स टू कंसिडर व्हेन यू आर डिसाइडिंग फॉर एन इक्विटी स्प्लिट। जब आप इक्विटी स्प्लिट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए। फ्यूचर डायल्यूशन। फ्यूचर डायल्यूशन मतलब जब लोग आप सोच रहे हो कि हम लोग को इक्विटी अलोकेट करना है, देन फाउंडर शुड बी वेरी केयरफुल विद सेवरल कंसिडरेशंस व्हेन अलोकेटिंग इक्विटी। जब आप इक्विटी अलोकेट कर रहे हो ना तो आपको कई सारे कंसिडरेशंस रखने हैं, जैसे कि फ्यूचर डायल्यूशन। Future dilution with respect to what? Reserve a portion of equity for future issuance to maintain founders ownership level and avoid excessive dilution। शार्क टैंक पे जब कोई फाउंडर्स आते हैं ना तो वो लोग बोलते हैं कि है ना हम लोग 5% इक्विटी डाइल्यूट करेंगे फॉर दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू आवर बिजनेस। तो वो लोग क्या होता है कि कई बार शार्क्स बोलते हैं कि नहीं हम लोग को तो 15% चाहिए, लेकिन वो लोग डाइल्यूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्यूचर डाइल्यूशन से क्या होता है कि अगर वो इनिशियल स्टेज पे अगर 15-15, 20-20%, 25-25% का अगर डाइल्यूशन कर देंगे तो जब सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ फंडिंग होंगे ना तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप इनिशियली 25% किसी को अपनी कंपनी का दे रहे हो, ठीक है ना, तो आपके पास में तो सिर्फ 75% बचा है। उसमें से भी अगर आप को फाउंडर्स हो, 2-3 को फाउंडर्स हो और उन तीनों का भी अगर 25-25-25% का ओनरशिप है, तो बेसिकली आपके बिजनेस में 4 ओनर्स हो गए एट द इनिशियल स्टेज ओनली। तो आपको एक्सेसिव डायल्यूशन को बचाना है ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो इन्वेस्टमेंट आपको लेना पड़े, आप लोगे, डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ से आपके बिजनेस का ओनरशिप ना चला जाए। तो बेसिकली फ्यूचर डायल्यूशन को कंट्रोल करना है। Vesting ensure that co-founders earn their equity over the time and remain committed to the startup। अब क्या होता है कि इक्विटी स्प्लिट आप कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि X को 50% देंगे, Y को 25% देंगे और Z को 25% देंगे, ठीक है, ये अपन ने डिसाइड किया था। तो आप एक साथ में मत दो उनको, आप उनको बोलो कि अगर आप 5 साल या 10 साल के लिए अगर आप बिजनेस में टिके रहोगे, आपको एक अग्रीमेंट बनाना है कि हम लोग अगर 10 साल तक बिजनेस में टिके रहेंगे ना तो ही हम लोग को इतना इतना परसेंट इक्विटी स्टेक मिलेगा कंपनी के अंदर, अदरवाइज वी विल नॉट गेट दैट मच। तो वो एक ऑप्शन आप डाल सकते हो वेस्टिंग का कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वेस्टिंग मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द शेयर्स। जैसे कि हम लोग ईसॉप के केस में करते हैं, अपन ने एम्प्लॉय को हायर किया, अगर वो 5 साल तक बिजनेस में रहता तभी जाके उसको ना ईसॉप मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो वेस्टिंग शेड्यूल डाल दिया तो मतलब वो 5 साल के लिए बिजनेस में रहेगा ही रहेगा। तो आप वेस्टिंग को भी कंसिडर करो कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को ईसॉप फ्री देके रखे है तो आज से 5 साल के बाद उसके ईसॉप भी वेस्ट होने वाला है, तो वो भी आप कंसिडर करो अपने इक्विटी स्प्लिट करते समय कि ऐसा ना हो कि अगर आप 25-25-25% अगर आप 3 जने हो बिजनेस के अंदर और 50-25 और 25% का अगर आपका ओनरशिप है तो उस 5% के लिए भी जगह कहाँ होगी, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट सिनारियोज जैसे कि एक्विजिशंस, आईपीओस, बाईआउट्स, बाईबैक्स, इन सबको भी आपको कंसिडर करना है जब आप इक्विटी स्प्लिट करने जा रहे हो। लीगल और टैक्स कंप्लायंस, जब आप टैक्सेशन जब आप इक्विटी स्प्लिट कर रहे हो तो आपको लीगली भी अवेयर होना चाहिए, लीगली एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने चाहिए टैक्सेशन के पर्पज से कि इनकम टैक्स कितना लगेगा, पर्सनल लायबिलिटी कितना आएगा, कैपिटल गेन्स, कंप्लायंस कैसे करना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीजों को भी आपको कंसिडर करना है व्हेन यू आर गोइंग अहेड विद एन इक्विटी स्प्लिट। ऑलराइट।